हेलो दोस्तों, स्वागत है बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट में आपका। जैसे कि आज स्पेशल आपके लिए अभ्यास प्रश्न लाया गया है। वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट। आज का पहला सवाल क्या बोल रहा है? पहला सवाल, लिब्रामैट्री की विचारधारा का विकास किसके द्वारा किया गया था? जो आंसर जानते हैं वो कमेंट में कर सकते हैं, और प्लीज़ आंसर ना देखें तो अच्छी बात है। तो चलिए, इसका आंसर होगा आपका एस.आर. रंगनाथन जी के द्वारा लिब्रामैट्री का विचारधारा प्रस्तुत किया गया था। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन आज का महत्वपूर्ण रहेगा। ये आपके लिए स्पेशल राजस्थान से बुक मंगाया गया था, तो उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन लाया गया है, क्योंकि आपको हर क्वेश्चन का एक्सपीरियंस होना चाहिए एग्जाम से बैठने से पहले। चलिए, रंगनाथन ने बुक मोबाइल, याद रखिएगा, मोबाइल्स को क्या नाम दिया था? तो आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर आपका बी होगा, लाइब्रेरियनशिप बोला जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, मोबाइल लाइब्रेरी को, खासतौर पे बुक लाइब्रेरी को नहीं, मोबाइल लाइब्रेरी को आपको लाइब्रेरी ऑन व्हील्स बोला गया है डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा। याद रखिएगा, मोबाइल लाइब्रेरी आपसे कई बार पूछा है तो लाइब्रेरी ऑन व्हील्स बोला जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके लिए स्पेशल? थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रंगनाथन का ग्रंथालय विज्ञान में वही स्थान है जो भौतिक स्थानों में आइंस्टीन का है। यह कथन किसका है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये आंसर होगा आपका स्पेशल, बहुत ही इजी है। इसका आंसर आपके लिए है, इसका आंसर आपका सी होगा। ठीक है, यूजिन गारफील्ड के द्वारा बोला गया है। चलिए देख लीजिएगा, जिनको क्वेश्चन कभी कभी कट जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा प्रदर्शन कर रही है रानी जी, पूजा जी और राहुल मिश्रा, बहुत ही रेगुलर क्लास है, तो इसी तरह आप लोग लगे रहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को किस वर्ष मद्रास विश्वविद्यालय में ग्रंथालय रूप से नियुक्त किया गया था? मतलब लाइब्रेरियन के तौर पे कब नियुक्त किया गया था? तो एक बात आप जान लीजिए, सबसे पहले लाइब्रेरियन के तौर पे 1924 में किया गया था डॉक्टर रंगनाथन जी को। लेकिन उसके बाद वो पूर्णतः, फिर उसके बाद एक साल अपना वो क्लास करने के लिए लंदन गए थे स्पेशल। तो उसके बाद वो 1925 में आए, एक साल बाद की पढ़ाई करने के बाद, तब वो पूर्णतः नियुक्त किए गए हैं लाइब्रेरियन में। ऐसे कभी कभी आंसर इसका 1924 भी रहता है। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5 क्वेश्चन आज का। 5वां क्वेश्चन है, डॉक्टर रंगनाथन ने किस वर्ष भारतीय ग्रंथालय संघ के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था, कार्य किए थे? इसका आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर होगा आपका, क्या बोल रहा है, ILA मतलब इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के अध्यक्ष कब रहे हैं? ये आपका 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ है आपका UGC NTA में, UGC नेट में, सॉरी नेट का क्वेश्चन है ये आपका सवाल। जो भी लोग दिए होंगे तो उनको पता होगा एक्सपीरियंस के तौर पे कि इसका आंसर आपका 44 से 53 होगा, 1944 से लेके 1953 में। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? छठा क्वेश्चन। वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए, स्पेशल आप बोले थे आज स्पेशल PDF लाया गया है आपके लिए। DDC के कौन सा संस्करण लेखक के नाम को आख्या में सम्मिलित किया गया था? तो आख्या में मतलब टाइटल, मतलब इसका आंसर होगा आपका, इसका आंसर आपका होगा 16वां में किया गया था, 16वां में किया गया था। ठीक है, आपसे एक सवाल है कि 16वां DDC कब आया था एडिशन आपके लिए, तो बताइएगा। और चलिए आगे बढ़ेंगे, कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन आज का, DDC के 16वें संस्करण को किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन यही रह गया, आपसे हम कमेंट में पूछ रहे हैं, ये आंसर ही दे दिया आपका। तो इसका आंसर होगा 1958 में प्रकाशित किया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए। 8 क्वेश्चन है, DDC के 18वें संस्करण को कितने खंडों में प्रकाशित किया गया था? याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 18वां पूछा है आपसे और 19वां एक ही के अकॉर्डिंग प्रकाशित किया गया था। और 20
21 और 22 और 23, जो लास्ट एडिशन कौन सा है, 23वां एडिशन, तो वो कब कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है, तो वो 4 खंडों में प्रकाशित हुआ है। ठीक है, और ये आपके लिए स्पेशल 3 खंडों में प्रकाशित हुआ है, 18 और 19। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डीडीसी में कौन सा संस्करण सारणी टेबल का उपयोग शुरू किया गया है, तो 9 का आंसर होगा आपका 14वां 14 को पे टेबल का उपयोग किया गया था। ठीक है, लेकिन पूर्णतम आपसे पूछा जाएगा। जैसे कि 10वां क्वेश्चन देखिएगा, आज का 10वां क्वेश्चन, डीडीसी में 18वें संस्करण में सारणी टेबल की संख्या कितनी थी, तो इसमें आपसे सही जवाब है कि 7 थी। इसमें आंसर आपका सी होगा, 7 थी। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11वां क्वेश्चन आज का। वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए एक नोटिस मैं बता देता हूँ आपके लिए, स्पेशल अमित किशोर का बुक जो 7500 क्वेश्चन आया है, यूनिट वाइज पढ़ाया जाएगा, MCQ। तो आप लोग का टाइमिंग वो फिक्स नहीं है, वो अलग टाइम पे होगा, तो जिनको पढ़ना है वो यस बोलिएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11 क्वेश्चन, अंतर पक्ष दशा संबंध का प्रयोग विषय निर्माण में कौन सी विधि के अंतर्गत किया जाता है, तो इसका आंसर होगा आपका बी होगा। ठीक है, शिथिल समुच्च प्रकार द्वितीय से किया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12वां क्वेश्चन आज का, वर्गीकरण की पद्धति को कितनी श्रेणियों में विभक्त किया गया है, तो इसका आंसर होगा 6 श्रेणी में विभक्त किया गया है। 6 श्रेणियों में विभक्त किया गया है, इसका आंसर बी होगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, LCC, याद रखिएगा, पद्धति को वर्गीकरण कौन सी श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है, तो आपको मैं बता देता हूँ कि DDC और LCC आपका दोनों शुद्ध श्रेणी, मतलब शुद्ध नोटेशन में रखा जाता है, पर खास तौर पे वर्गीकरण के तौर पे इसका नोटेशन भी वही रहता है, तो आप इसका पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। अब आपके पास मात्र, आज 1 अगस्त हो चुका है और आपके पास मात्र 1 महीना बच रहा है। लग रहा होगा कि अभी तक सरकार कोई नोटिस नहीं दिया है, परंतु अचानक नोटिस आएगा, क्योंकि वोट जीतने के लिए अचानक ही इसका सहायता ज़रूर लेगा सरकार, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग तैयारी ज़बरदस्त रखें। चलिए 14 क्वेश्चन आज का, लगभग परिगणनात्मक पद्धति को अंतर्गत वर्गीकरण की कौन सी पद्धति को रखा गया है, तो इसका आंसर होगा आपका, चलिए DDC कब आया है, इसका आंसर ए है। DDC कब आया है, तो 1876 में आया है। ठीक है, किसके द्वारा आया है, तो मेलविन डेवी के द्वारा आया है, और सबसे पहले प्रथम संस्करण हुआ था तो 44 पृष्ठों में प्रकाशित किया गया था। चलिए 15 क्वेश्चन आज का। 15 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, UDC यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन बोला जाता है, को वर्गीकरण किस पद्धति के अंतर्गत शामिल किया गया है, तो इसका आंसर होगा आपका, इसका 15 का आंसर होगा आपका लगभग पक्षात्मक के रूप में किया गया है, इसका आंसर बी होगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। PMEST, बहुत ही बढ़िया सिद्धांत किसने दिया है, ये कई बार आ चुका है आपसे, ये सिद्धांत के बारे में आपसे कई बार घुमा के क्वेश्चन पूछा है कि CC के 2nd एडिशन में मात्र PMST ही आया था, लेकिन पूर्णतः 4th एडिशन में आया था PMST, तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। कॉमा सेमीकोलन याद रखिएगा, मैटर हो जाता है आपका, स्पेस हो जाता है, एनर्जी हो जाता है, टाइम हो जाता है, पर्सनालिटी हो जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये पांचों याद रखिएगा। चलिए तो इसका आंसर होगा डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लास कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़ते हैं। कॉमन आइसोलेट, रंगनाथन द्वारा कॉमन आइसोलेट कितने भागों में विभक्त किया गया है, तो इसका आंसर होगा आपका 2 भागों में विभक्त किया गया है, 2 भागों में विभक्त किया गया है। चलिए 18 क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ACI कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका आंसर होगा आपका
तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पीसीआई कितने प्रकार के होते हैं? तो पीसीआई आपके दो प्रकार के होते हैं, इसका आंसर ए होगा। चलिए फटाफट, ये इजी है इसलिए मैं फटाफट करवा रहा हूँ। 20 क्वेश्चन आज का, वीडियो को लाइक करते हुए। 20वां क्वेश्चन है, ग्रंथार्थ निर्मित करने का परिसूत्र किसके द्वारा शुरू किया गया था? किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका आंसर होगा आपका एस.आर. रंगनाथन जी के द्वारा दिया गया था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कल आपका रोज़ रात 8 ही बजे प्रैक्टिस सेट चलेगा और चल रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय विज्ञान के चतुर्थ सूत्र का निहितार्थ नहीं है? तो इसका आंसर होगा आपका डी, मतलब ग्रामीण पुस्तकालय सेवा नहीं है तो क्या है? वर्गीकृत व्यवस्था हो गया, निर्गम विधि हो गया, भंडार कर संदर्भिक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कैसा लग रहा है? क्योंकि मैं स्पेशल इसलिए लाया हूँ क्योंकि आपको हर क्वेश्चन को हूबहू देखना चाहिए, जिससे आपको स्टेट में प्रॉब्लम नहीं हो। मैं नहीं चाहता हूँ कि जो रेगुलर क्लास वाले हैं स्टूडेंट मेरे, उनको कोई प्रॉब्लम हो कि सर ये क्वेश्चन नहीं बताएं आप। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 22 क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान के 5 प्रथम सिद्धांत कब प्रकाशित हुए हैं? प्रकाशित और प्रतिपादित दोनों बहुत ही डिफरेंट हैं। आपका आंसर ऐसे होगा कि 1928 में प्रतिपादित किया गया था, परंतु इसका आंसर होगा आपका 1931 में प्रकाशित किया गया है। 1931 में प्रकाशित किया गया है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 23 क्वेश्चन आज का, पुस्तकालय विज्ञान के कौन से नियम के अनुसार यह कहा गया है कि पुस्तकालय बढ़ता है और अंतहीन बढ़ता रहेगा? तो आपको पता होना चाहिए आपका कौन सा लॉ है। तो 5 लॉ है, जो 5 लॉ बोलता है कि पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। 5वां आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 24 क्वेश्चन आज का, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम जिसे एस.आर. रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित किया गया था और OCLC रिसर्च ग्रुप द्वारा जिसका पुनर्निर्वाचन करे के रूप में किया गया था? तो देख सकते हैं क्वेश्चन, आप पढ़ सकते हैं, जो पढ़ते हैं बहुत अच्छी बात है। पूजा जी जैसे बहुत ही हैं स्टूडेंट की जो क्वेश्चन पढ़ती हैं, अच्छी बात है, पढ़िएगा। इसका आंसर होगा आपका बी होगा, बुक्स आर फॉर यूज का उपयोग किया गया था। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रंगनाथन, डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा चौथा नियम है? तो चौथा नियम, पहला नियम बताने से अच्छा है कि हम आपको पूर्णतः बता दें। पहला लॉ बोलता है आपका पुस्तकें उपयोग के लिए हैं, मतलब पुस्तकालय उपयोग के लिए ही हैं, पुस्तकालय उपयोग के लिए है। पहला लॉ बताता है प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिलनी चाहिए। अब प्रत्येक पुस्तक को उसकी पाठक मिलनी चाहिए, थर्ड लॉ है। और 5वां लॉ एक वर्धनशील संस्था बोलता है। तो चौथा लॉ क्या बोलता है? तो पाठक का समय बचाएं। ये होगा इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 25 आज का 26 क्वेश्चन है, अलमारियों तक की खुली पहुंच को पूरा करने में कौन सा योगदान देता है? तो इसका आंसर होगा आपका थर्ड लॉ का उपयोग किया जाता है। देख सकते हैं आपको यूनिक बाय यूनिक क्वेश्चन मिल रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 27 क्वेश्चन आज का, सभी के लिए पुस्तकों का संस्करण विभिन्न है। तो सभी के लिए विभिन्न है, इसका आंसर होगा आपका दूसरा नियम। दूसरा 51 क्वेश्चन, MIS सबसे पहले फुल फॉर्म याद रखिएगा, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जा चुका है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम याद रखिएगा। तो इसका आंसर होगा 51 का आंसर आपका होगा बी, निर्णय लेने में प्रबंधन की सहायता के लिए सूचना प्रदान करना। ठीक है, कुछ बारे में जान लेते हैं। MIS
सबसे पहले इसका जैसे कि फुल फॉर्म आपको पता हो चुका होगा कि इसका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बोला जाता है। यह सिस्टम संगठन की आंतरिक और बाहरी स्रोतों से डेटा मतलब कच्चे तत्व, ठीक है, एकत्र करता है, उसे संसाधित करता है और उसे उपयोगिक सूचना में परिवर्तन करता है। ठीक है, आप लोग समझ चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 52 क्वेश्चन आज का। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC किस मंत्रालय के अधीन काम करता है आपका? तो 52 का आंसर होगा आपका, और ये कई बार आ चुका है सवाल 52, बी होगा इसका आंसर। बी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन काम करता है NIC। सबसे पहले जान लेते हैं कि इसकी स्थापना NIC की स्थापना आपका 1976 ईस्वी में हुई है। इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में स्थित है आपका। ठीक है, आप समझ गए होंगे। और खास तौर पे एक पॉइंट और याद रख लीजिएगा कि यह केंद्र और राज्य सरकारों के लिए ई-गवर्नेंस अनुप्रयोग, डिजाइन और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सबसे पहला पॉइंट है कि 1976 में इसकी स्थापना हुआ है। कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में हुआ है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 53 क्वेश्चन आज का। कटर की ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैटलॉग में क्या शामिल है? 53 का क्लास कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। 53 का आंसर होगा डी होगा इसका आंसर। पुस्तक को खोजना, पुस्तकालय में क्या यह दिखाना, पुस्तकालय संस्करण और चरित्र के चयन में सहायता करना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंपॉर्टेंट था आपका, और खास तौर पे कटर की ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैटलॉग शामिल है, याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 54 क्वेश्चन आज का। इंसाइक्लोपीडिया 54 क्वेश्चन है। इंसाइक्लोपीडिया अमेरिका ब्रिटेनिका अलग है, ये अमेरिकन है। ठीक है, का प्रकाशन कौन करता है? 54 का तो ब्रिटेनिका का प्रकाशन कौन करता है? और सबसे पहले ब्रिटेनिका मतलब इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का स्थापना मतलब सबसे पहले शुरुआत कब हुआ था? जो ईस्वी जानते हो वो कमेंट में कर सकते हैं। चलिए अब विस्तार से समझते हैं। इसका आंसर होगा आपका बी, 54 का हो जाएगा बी। ठीक है, स्कॉलरिस्ट लाइब्रेरी पब्लिकेशन मतलब पूर्व में ग्रो लियर करता था। ठीक है, और इसकी सबसे पहले स्थापना, इसका पहली बार प्रकाशन 1829 से लेके 1833 तक हुआ था। ठीक है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रकाशित होने वाला और सबसे पुराना और व्यापक समान विश्वकोश में से एक है आपका। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 55 क्वेश्चन आज का। पुस्तकालय संघ का मुख्य लाभ क्या है? तो 55 का आंसर होगा आपका डी, उपयुक्त में से सभी होगा। कुछ जान लेते हैं पुस्तकालय व्यक्तियों। इसको ऑप्शन से अच्छा है कि मैं आपको समझा देता हूँ 55 का कि पुस्तकालय संघ का मुख्य लाभ उपयुक्त में से सभी है, जिसमें से उद्देश्य है पुस्तकालय संघ के माध्यम से सदस्य पुस्तकालय इलेक्ट्रॉनिक संसाधन और डेटाबेस और ई जर्नल्स की खरीद पर लागत कम कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक संसाधन जैसे डेटाबेस और ई जर्नल्स की खरीद पर लागत मतलब पैसा कम कर सकते हैं। यह सदस्यों और उन व्यापक सूचना संसाधन तक पहुंचाना प्रदान करता है जिन्हें वे व्यक्तिगत रूप से खरीदने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। ठीक है, समझ चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 56 क्वेश्चन। FRBR का पूर्ण रूप क्या है, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है? तो 56 का आंसर होगा आपका ए, फंक्शन रिक्वायरमेंट्स फॉर बिब्लियोग्राफिक्स रिकॉर्ड्स होता है FRBR। चलिए कुछ जान लेते हैं FRBR किसके द्वारा विकसित किया जाता है। तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका देख सकते हैं ईफला के द्वारा विकसित किया जाता है। ठीक है, एक वैचारिक सत्ता संबंध मॉडल है। यह मॉडल
ग्रंथ सूची संबंधित रिकॉर्ड के लिए उपयोगकर्ताओं को आवश्यकताओं को पूरा करने में कार्यवंत में परिभाषित करता है। FRBR बहुत इंपॉर्टेंट है, ये खोजना, पहचानना, चुनना और प्राप्त करना है। चलिए अब आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 57 क्वेश्चन। 57 क्वेश्चन करने से पहले मैं एक बात बोल देता हूँ कि स्टूडेंट एक बोल रहे थे कि सर लिख के बढ़िया से समझा दीजिए, परंतु मैं माफ़ी चाहूँगा कि लिखने में परेशानी होती है जिसके कारण मैं लिख नहीं पाता, तो आप खुद सुन के लिखने की कोशिश कीजिएगा, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। चलिए 57 क्वेश्चन। 57 क्वेश्चन DDC में समपेक्ष सूचकांक, रिलेटिव इंडेक्स। इंग्लिश भी इम्पॉर्टेंट है, मैं मानता हूँ कि इसमें हिंदी है टोटल, लेकिन इंग्लिश भी जानना जरूरी है। समपेक्ष सूचकांक बहुत दिक्कत होगा आपको। फिर रिलेटिव इंडेक्स का उद्देश्य क्या है? 57 का आंसर होगा आपका ए। ये विभिन्न स्थानों पर बिखरे हुए विषय के पहलुओं को एक साथ लाना कहते हैं DDC का। ठीक है, DDC कब आया है? 1836 ईस्वी में आया है, ये आपको पता होगा, मेल्वे डेवी के द्वारा लाया गया है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 58 क्वेश्चन। 57 क्वेश्चन हो चुका है, आज का 58 क्वेश्चन है। डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस, DDS याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस का उदाहरण है। फुल फॉर्म भी आपसे कई बार पूछा जाता है कि 58 का आंसर होगा आपका इसमें से सभी। तो आपको डॉक्यूमेंट से ही समझ लेना चाहिए कि इंटर लाइब्रेरी लोन, फोटोकॉपी, इलेक्ट्रॉनिक कॉपी प्रदान करना, फैक्स द्वारा लेख भेजना। इंटर लाइब्रेरी लोन किसे बोला जाता है? हम आपको बताए थे कि इंटर लाइब्रेरी लोन जिस का मतलब है कि कोई स्टूडेंट यूजर को कोई भी बुक लाइब्रेरी में चाहिए था और उस लाइब्रेरी में पुस्तक नहीं होता है, तो किसी और लाइब्रेरी से हेल्प मांगते हैं, मतलब बुक मांगते हैं, तो उसी को बुक को लेना मतलब लोन के तौर पे लेते हैं, तो उसी को इंटर लाइब्रेरी लोन बोला जाता है। ठीक है, आप समझ लीजिएगा, इसको मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है। 59 क्वेश्चन आज का। पुस्तकालय में संग्रह विकास नीति क्यों आवश्यक है? कलेक्शन डेवलपमेंट पॉलिसी क्यों आवश्यक है? 59 का आंसर होगा आपका ए। उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं के अनुसार प्रासंगिक सामग्री का व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने के लिए है 59 का आंसर। या ऐसे भी बोल सकते हैं, यह नीति एक लिखित दस्तावेज है जो पुस्तकालय के लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुरूप सामग्री के लिए अधिग्रहण, मूल्यांकन, रखरखाव के लिए दिशा निर्देश प्रदान करती है। ठीक है, यह बजट आवंटन, उपहर के लिए है, बहुत इत्यादि है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का 60 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन आज का। मेटा सर्च इंजन क्या करता है? मेटा सर्च इंजन 60 का आंसर होगा आपका बी। कई अन्य खोज इंजनों पर एक साथ खोज करता है और परिणाम एकत्र करता है। टोटल आंसर बताइएगा कितना सही हुआ आपको। ठीक है, 50 क्वेश्चन में से आपका कितना सही हो रहा है। वाइपर वेब इंपॉर्टेंट है, किससे संबंधित है? तो आपका 61 का आंसर होगा आपका ए। वेब सामग्री, जैसे कि हम आपको पहले ही बता रहे थे कि वेब सामग्री का संग्रह और संरक्षण से है। ठीक है, वाइपर के बारे में कुछ जान लेते हैं। वेब पर उपलब्ध डिजिटल सूचनाओं को भविष्य की पीढ़ी के लिए संग्रहित करने और संरक्षित करने में प्रक्रिया, रणनीति और प्रौद्योगिकी को संदर्भित करता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसमें वेब कॉलिंग, मेटा डाटा निर्माण, भंडार समाधान और दीर्घकालीन पहुंच सुनिश्चित करने की जैसी गतिविधियां शामिल होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 62 क्वेश्चन। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। SLA स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई है? 62 का आंसर होगा आपका 1909 में हुई है। 1909 में हुई है। चलिए किसके द्वारा हुई है ये भी जान लेते हैं। तो इसका आंसर होगा जॉन कॉटन डाना के द्वारा हुई है। लिख लेते हैं, इसका आंसर आपको पता हो जाएगा कि जॉन, मतलब लिख लीजिएगा आप लोग, जॉन
ठीक है, ये चलिए कुछ बढ़िया से लिख लेते हैं आपको। जॉन काटा, मतलब कॉटन बोल सकते हैं इसको, कॉटन डाना, डाना के द्वारा किया गया है। ठीक है, ये लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। कब आया है? 1909 में आया है। किसके द्वारा लाया गया है? तो आपको जॉन कॉटन के द्वारा लाया गया है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो सूचना पेशेवरों के लिए है। ठीक है, इसकी स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई है। कहाँ हुई है? तो यूएस अमेरिका में हुई है। ठीक है, और ख़ास तौर पे इसका व्यावसायिक विकास, नेटवर्किंग और अवसर के लिए उपयोग के लिए वकालत प्रदान करता है। चलिए 63 का क्वेश्चन, 63 क्वेश्चन पे आते हैं आज। सीसी में सिस्टम और स्पेशल का प्रयोग किस संदर्भ में होता है? 63 का आंसर होगा आपका सी, मुख्य वर्गों में होता है, मुख्य वर्गों में होता है। ठीक है, और सीसी में आपको याद रखना अनिवार्य है कि चौथा, तो सीसी का 4th एडिशन आया था तो उसमें पीएमएसटी के बारे में भी जानना अनिवार्य है, याद रखिएगा आप। चलिए तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 64 क्वेश्चन आज का। 64 क्वेश्चन, नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी नई दिल्ली किस संगठन में प्रशासनिक नियंत्रण है? सबसे पहले जान लेते हैं कि नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी की स्थापना एम्स को माना जाता है। ठीक है, एम्स को माना जाता है, जो 1966 में स्थापना हुआ है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट तो था, परंतु इसका आंसर ये नहीं है। इसका आंसर होगा आपका 64 का आंसर होगा आपका बी, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के द्वारा अंतर्गत में ये संगठन काम करता है, नियंत्रण है इसका। ठीक है, तो ये इसका आंसर ये होगा। एम्स के बारे में मैं बस स्पेशल में आपको बता दिया कि आने वाले टाइम में क्वेश्चन हो सके तो पूछेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 65 क्वेश्चन, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल्स ICCP पेरिस कब आयोजित हुई थी? पेरिस में। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 65 का आंसर आपका 1961 में हुई थी, 1961 में हुई थी। यह सम्मेलन 9 से 18 अक्टूबर, ठीक है, 9 से लेके, याद रखिएगा, 9 से लेके 18 अक्टूबर तक 1961 में पेरिस फ्रांस में आयोजित किया गया था और इसे इफ्ला द्वारा प्रायोजित किया जाता है। इस सम्मेलन का मुख्य परिणाम स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल था, जिसे पेरिस प्रिंसिपल के रूप से भी जाना जाता है। लेखक शीर्षक प्रविष्टि और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमत आधार प्रदान करता है। एक इम्पॉर्टेंट है कि ये पेरिस प्रिंसिपल के बाद ये कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सूचीकरण कोडों के विकास के लिए गहराई में प्रभावित किया है, जिसे AACR2 एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग रूल्स में भी शामिल है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते। 67 क्वेश्चन, MBO, इसका सबसे पहले फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव होता है। इसका सिद्धांत किसने दिया है? इम्पॉर्टेंट है कि इसका आपसे फुल फॉर्म भी कई बार जाके पूछा जा चुका है, तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव होता है। तो इसका आंसर होगा आपका सी, पीटर डर्क के द्वारा सिद्धांत दिया गया है मैनेजमेंट का। और सबसे पहले कुछ जान लेते हैं कि इसका पीटर डर्क ने 1954 में पुस्तक द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट में MBO की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया है। ठीक है, इसका उद्देश्य कर्मचारियों की भागीदारी और प्रतिबद्धता के माध्यम से प्रदर्शन में सुधार करना और संगठन में प्रभावशाली को बढ़ावा देना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ईस्वी याद रखिएगा और इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। 68 क्वेश्चन आज का। 68 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ई पाठशाला, ई पाठशाला किसकी एक पहल है? 68 का हो जाएगा आपका, इसका आंसर डी होगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अब शिक्षा मंत्रालय बोला जाता है। ठीक है, NCERT और CIET के अंतर्गत काम करता है।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको विस्तार से इसके बारे में बता देता, परंतु कुछ है नहीं, ये बस एक ही पॉइंट है इसमें कि यह उद्देश्य सभी के लिए गुणवत्ता शैक्षणिक सामग्री तक पहुंचना एवं सुगम बनाना रहता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 60 क्वेश्चन। रंगनाथन ने पुस्तकालय के लिए त्रिमूर्ति संकल्प 3 कार्ड सिस्टम का विकास क्यों किया है? क्यों किया? तो उसे 69 का आंसर होगा आपका ए, पत्रिका के प्रभावी नियंत्रण और प्रबंधन के लिए किया है। ठीक है, 3 कार्ड याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपसे कई बार पूछा जा चुका है। डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा 3 कार्ड यह प्रणाली पत्रिका की प्राप्ति, रिकॉर्ड और उपयोग के लिए व्यवस्थित डिजाइन के लिए किया जाता है। इसमें 3 अलग अलग प्रकार के कार्ड शामिल होते हैं। पहला कार्ड याद रखिएगा, पहला कार्ड को रजिस्टर कार्ड बोला जाता है। रजिस्टर कार्ड का मतलब प्रत्येक पत्रिका के लिए विस्तृत विवरण। ठीक है, दूसरा कार्ड देख सकते हैं, दूसरा कार्ड आपको चेक कार्ड बोला जाता है। तो चेक कार्ड किसको बोलते हैं? तब प्रत्येक अंक की प्राप्ति को ट्रैक करने के लिए होता है। अब तीसरा देखिएगा, तीसरा है क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और कैसा लग रहा है क्लास जरूर बताइएगा। 17 क्वेश्चन। INB इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फुल फॉर्म याद रखिएगा, फुल फॉर्म कई बार पूछा जा चुका है। एजलिक का फुल फॉर्म जो जानते हैं वो कमेंट में करके जरूर बताइएगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल ये DSSB में क्वेश्चन में पूछा गया था। एजलिक का फुल फॉर्म जो जानते हो वो कमेंट में कर सकते हैं, एजलिक। और कब बना इस्टेब्लिश ये भी बता दीजिएगा। 70 का INB इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी प्रविष्टि किस वर्गीकरण पद्धति के अनुसार व्यवस्थित है? INB तो इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी आपका आया है 70 का आंसर बी होगा, DDC पद्धति पे आधारित है। और INB आपका कब आया है ये इम्पोर्टेंट है। इसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि AC ब्रेडफोर्ड INB खासतौर पे DDC का 23वां वर्तमान के लिए अनुसार व्यवस्थित करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 पॉइंट हम आपको बता दिए और 1 पॉइंट आप बताइएगा कि INB कब बना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 71 क्वेश्चन आज का। क्लास बताइएगा जरूर कैसा लग रहा है आपको। 71 क्वेश्चन। AC ब्रेडफोर्ड का लॉ ऑफ स्कैटरिंग किससे संबंधित है? 71 का आंसर इसका बी होगा, लेखकों का किसी विषय पर विभिन्न पत्रिकाओं में विवरण है। 71 का आंसर होगा आपका। ब्रेडफोर्ड का नियम, जिसे ब्रेडफोर्ड का बिखराव का नियम भी कहा जाता है, बताता है कि किसी विशिष्ट विषय पर अधिकांश लेख कुछ मुख्य पत्रिकाओं में प्रकाशित होती है, जबकि शेष लेख बड़ी संख्या में अन्य क्रम पत्रिकाओं में बिखरे होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो इम्पोर्टेंट है, मैं आपको जरूर बताऊंगा। चैन प्रोसीजर्स किससे विकसित किया है? किसने विकसित किया है? 72 का आंसर होगा आपका ए, ऐसा रंगनाथन ने इसे स्थापना किया है, विकसित किया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। 73 क्वेश्चन आज का। 73 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पुस्तकालय में एक्सटेंशन सर्विस का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक्सटेंशन सर्विस के बारे में कई बार सवाल आ चुका है KBS, NBS, DSSB में, तो इम्पॉर्टेंट है। 73 का बी होगा, पुस्तकालय की सेवाओं को उन लोगों तक पहुंचाना जो पुस्तकालय नहीं जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक नोटिफिकेशन, जैसे कि मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता चुका हूं कि नियमावली बन चुका है। ऐसे मैं 10 तारीख को बता रहा था कि 10 तारीख तक आ जाएगा, परंतु लेकिन 2 ही तारीख को आ चुका है, तो बहुत खुशी की बात है। जैसे मैं नोटिस सच जो न्यूज़ रहता है, तो आप ज़रूर जाकर वीडियो को देखिएगा कि आपका कन्फर्म
2 जुलाई को कंफर्म कर दिया गया है कि आपका वैकेंसी आने वाली है और स्टेट सबसे पहले स्टेट लेगी आपको। इस बात को लेकर ध्यान रखिएगा। 150 मार्क्स और कंफर्म कर दिया गया है। जो आप अभी फ़िलहाल टेस्ट दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जनरल वाले को 75 नंबर लाना अनिवार्य है 150 में से, और ओबीसी के लिए 65% मतलब 65 नंबर लाना अनिवार्य है, और SC ST के लिए आपको 60 नंबर लाना अनिवार्य है। और लड़की लोग को, बहुत लोग मेरे स्टूडेंट भी लोग हैं लड़की में, तो उनको 60 नंबर लाना अनिवार्य है 150 में से। 150 नंबर में से आपको 60 नंबर लाना अनिवार्य है। इस बात को गौर करते हुए मेहनत कीजिएगा आप लोग, और मेरे साथ जुड़े रहें। रोज़ रात 8 बजे प्रैक्टिस सेट चल रहा है आपका। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट नोटिस था आपका 74 का। देखिएगा, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की मुख्य विशेषता क्या है? तो 74 का आंसर होगा आपका बी होगा इसका आंसर। इसका सोर्स कोड उपलब्ध होता है और इसे संशोधित किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट, 75 डिजिटल लिटरेसी में क्या शामिल है? तो इसका आंसर होगा डी, डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सूचना खोजना, मूल्यांकन करने, बनाने में और संपादन करने की क्षमता है। कल आपका महामैराथन हो सके तो आने वाला है। कल महामैराथन 1 लाइनर क्वेश्चन आने वाला है, तो आप लोग जरूर देखिएगा। स्पेशल बिहार स्टेट को लेकर 1 लाइनर मैं लाने वाला हूँ। उसको देखने के बाद आप रात में प्रैक्टिस सेट जरूर दीजिएगा, क्योंकि 1 लाइनर में आपका कंप्लीटेड क्वेश्चन रहेगा यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक। इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कल इंतज़ार करें महामैराथन का। 76 क्वेश्चन, ई ज्ञान कोश किसका एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडार है? 76 का। इसका आंसर होगा आपका सी, इग्नू का है। इग्नू का है ई ज्ञान कोश। इग्नू का एक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय युक्त विश्वविद्यालय बोला जाता है। यह डिजिटल भंडार है। ई ज्ञान कोश इंदिरा गांधी के द्वारा यूनिवर्सिटी के द्वारा विकसित किया गया था। यह इग्नू के स्वयं शिक्षण सामग्री को संग्रहित और प्रसारित करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। इसमें इग्नू के विभिन्न पाठ्यक्रमों से संबंधित पाठ सामग्री, ऑडियो वीडियो को शामिल किया रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 77 क्वेश्चन आज का, सीसी के अग्रणी ऑफ द क्लासिफाइड कैटलॉग क्या है? 77 का आंसर होगा आपका बी होगा वर्गीकृत भाग और वर्णानुक्रमित भाग को है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग तैयारी में ज़बरदस्त लग जाएं, क्योंकि कंफर्म नियमावली भी मिल चुका है। बहुत सालों से सुन रहे होंगे कि सर नियमावली बन रहा है, परंतु आज बिहार सरकार द्वारा जारी कर दिया गया है। और हाँ, एक मौका है कि बीपीएससी आपको 5 बार मौका देगी, परंतु 5 बार का आशा मत लगाइए। 14-20 साल के बाद तो होगा, पहली बार आया है तो 5 बार तो भूल जाइए। तो इसलिए मेहनत जोरों धोरों से लगा दें आप लोग। अब मेरे साथ जुड़े रहें, कल महामैराथन क्लास जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं ज़रूरी नोटिस था इसलिए मैं बता रहा था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 78 क्वेश्चन, करियर एंड रेफरेंस बुक्स किस प्रकार की जानकारी प्रदान करता है? 78 का आंसर होगा आपका ए, विभिन्न व्यवसायों और करियर के अवसरों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 79 क्वेश्चन, ब्राउन इशू सिस्टम के किस चीज़ का प्रयोग लेखक के नाम के लिए किया जाता है? तो 79 का आंसर आपका होगा बी, पुस्तक कार्ड के लिए किया जाता है। पुस्तक कार्ड के लिए किया जाता है। और याद रखिएगा, नीना ब्राउन के द्वारा विकसित किया गया था। यह प्रांशिक प्रणाली 2 मुख्य घटक का उपयोग करती है। प्रत्येक पुस्तक के लिए एक बुक कार्ड और प्रत्येक पाठक के लिए एक रीडर टिकट होना अनिवार्य है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ्ला की स्थापना किस शहर में हुई थी? 80 का। तो आपको पता होना चाहिए कि इफ्ला का 2 मुख्यालय है। अब आप बोल सकते हैं द हेग में है, परंतु इसका क्वेश्चन है कि कहाँ स्थापित किया गया था? तो एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में किया गया था। ठीक है, और उसके बाद स्थानांतरित करके द हेग में अभी फ़िलहाल ये स्थित है। इसकी स्थापना कब हुआ? तो ईस्वी डेट याद रखिएगा, 30 सितंबर 1927 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के तौर पर रखा गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
और ये खास तौर पे याद रखिएगा, ये इफ्ला पुस्तकालय विज्ञान, सूचना पहुंचाना और संस्कृति विरासत के संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 81 क्वेश्चन, लिंक्ड डेटा। लिंक्ड डेटा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 81 का आंसर होगा आपका बी, वेब पर संरचित डेटा प्रकाशित करना ताकि इसे इंटरलिंक किया जा सके और अधिक उपयोगी बनाया जा सके। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो इंपॉर्टेंट है मैं ज़रूर बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 क्वेश्चन। 82 क्वेश्चन, बुक मोबाइल किस प्रकार की पुस्तकालय से संबंधित है? 82 का आंसर होगा सी, सार्वजनिक पुस्तकालय प्रसार सेवा से संबंधित है। ठीक है, बुक मोबाइल का उपयोग सबसे पहले कहाँ किया गया था, ये भी आपका जानना अनिवार्य, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा, इम्पॉर्टेंट है। चलिए ACR 2, 83 क्वेश्चन देखिएगा। ACR 2 में GMD का सबसे पहले फुल फॉर्म याद रखिएगा, जनरल मटेरियल्स डेजिग्रेशन बोला जाता है, का उपयोग क्यों किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है फुल फॉर्म, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फुल फॉर्म आपसे स्टेट में 10 से 15 सवाल पूछा जाएगा। तो 83 का आंसर होगा ए, सामग्री के प्रकार को इंगित करने के लिए। ठीक है, आप स्टेट क्वालिफाई कर लीजिए, उसके बाद मैं BPSC के लिए स्पेशल क्लास लाने वाला हूँ। BPSC का GK GS भी चल रहा है, आप लोग जरूर देखिएगा। ट्रेड बिब्लियोग्राफी मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो 84 का आंसर होगा बी, पुस्तकालय अध्यक्षों और पुस्तक विक्रेताओं के लिए उपयोगी होता है। आगे बढ़ते हैं 85 क्वेश्चन, डिक्शनरी कैटलॉग किसने तैयार किया है? 85 का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका आंसर CA कटर होगा। डिक्शनरी कैटलॉग कब आया है? तो चार्ल्स एमी कटर ने 1876 में चार्ल्स रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग्स का प्रकाशित किया था। यह कोड डिक्शनरी कैटलॉग के निर्माण के लिए विस्तृत प्रदान किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बीपो का फुल फॉर्म याद रखिएगा। तो बीपो का आंसर होगा आपका वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, बीपो की हिंदी में भी याद रखिएगा, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के बौद्धिक संपदा जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन सुरक्षा को बढ़ावा देना रहता है। बीपो की स्थापना कब हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट है, बीपो की स्थापना 14 जुलाई 1967 को हुआ है। बीपो की स्थापना 1967 में हुआ, 14 जुलाई 1967 को हुआ है। चलिए 80 हो गया है, 86 87 पे आते हैं अब। DDC टेबल ऑफ प्रेसिडेंस का उपयोग कब किया गया था? तो इसका आंसर होगा आपका ए, जब किसी विषय के लिए एक अधिक मानक उपविभाग लागू होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 88 क्वेश्चन है, साइबरनेटिक्स शब्द किसने गढ़ा है? तो 88 का आंसर होगा ए होगा, नॉर्बर्ट वीनर ने इसका शब्द को गढ़ा है। ठीक है, अमेरिकन गणित थे ये दार्शनिक नॉर्बर्ट वीनर ने अपनी 1948 में पुस्तक को लॉन्च किया था। ये कंप्यूटरनेटिक्स इन द एनिमल एंड द मिशन, इस शब्द का परिचय भी विस्तार से किया था। ठीक है, 89 क्वेश्चन पे आते हैं। 89 क्वेश्चन आपका बोल रहा है, पुस्तकालय में अधिग्रहण अनुभाग का मुख्य कार्य क्या है? तो 89 का आंसर होगा सी, पुस्तक और अन्य पाठक सामग्री का चयन और क्रय करने के लिए। चलिए एटलस में मुख्य रूप से क्या होता है? 90 का आंसर बहुत ही इजी है, मानचित्र का संग्रह होता है। ठीक है, नेस्केयर कैसे बना है? नेस्केयर सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि 2002 में बना है, नैस्कॉम और नैस्डॉक को मिलाकर बना है। ठीक है, 91 का आंसर सी, नैस्डॉक और नैस्कॉम को मिलाकर बना है। 92 क्वेश्चन देखते हैं, सीसी के साथ में संस्करण एनजी आइसोलेट के कितने प्रकार बताए गए हैं? 92 का आंसर होगा आपका, कोशिश कीजिएगा कितना आंसर सही हुआ आपका कमेंट में करके जरूर बताइएगा। सी इसका आंसर होगा, 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विकिपीडिया किस प्रकार का सूचना स्रोत है? विकिपीडिया 93 का आंसर होगा आपका सी, तृतीय स्रोत
है? विकिपीडिया यह एक सहयोगी रूप से निर्मित विश्वकोश का सूचना स्रोत है। यह तृतीय स्रोत प्राथमिक और द्वितीय स्रोत की जानकारी को संकलित, व्यवस्थित, संरक्षित करना। विश्वकोश सार संग्रह और ग्रंथ सूची इससे उदाहरण है। विकिपीडिया एक ऑनलाइन विश्वकोश है जिसे स्वयं द्वारा सहयोगी के रूप में लिखा और संपादित किया गया है, तो इसे तृतीय सूचना स्रोत में ही दिया जाता है। चलिए कोई बात नहीं। 94 है, पुस्तकालय भवन के डिजाइन के लिए रंगनाथन ने कौन सा सिद्धांत अपनाया है? तो 94 का आंसर हो जाएगा बी, कार्यक्रम दृष्टिकोण अपनाया है। 94 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 95 क्वेश्चन, इम्पैक्ट फैक्ट का उपयोग मुख्य रूप से किसने मूल्यांकन के लिए किया है? 95 का आंसर हो जाएगा ए, शोध पत्रिका के लिए किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 96 क्वेश्चन, ग्रंथालय स्वरूप किस भाषा में लिखी गई पुस्तकालय विज्ञान की पहली पुस्तक मानी जाती है? तो इसका आंसर होगा 96 का आंसर आपका बी, तेलुगु लैंग्वेज में लिखी गई थी, लिखी गई थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। आगे बढ़ते हैं। 97 क्वेश्चन, यूडीसी अंकगणितीय अंकन का अर्थ क्या है? 97 का आंसर हो जाएगा बी, दशमलव संख्याओं का प्रयोग। 97 का आपका होगा। यूडीसी कब आया? 1905 ईस्वी में आया है। इसमें मिश्रित अंकन का उपयोग किया जाता है। 98 का है, पुस्तकालय में पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? 98 का आंसर होगा आपका सी, पाठकों को नई और महत्वपूर्ण पुस्तकों को प्रचलित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 99 का, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात इंपीरियल लाइब्रेरी नाम परिवर्तन अधिनियम कब पारित हुआ, जिसके तहत नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कर दिया गया? 99 का आंसर होगा आपका बी, 1948 में कर दिया गया था। 1948 में कर दिया गया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 100 क्वेश्चन, 100 का हो जाएगा आपका, क्या पूछ रहा है कि सोसाइटी ऑफ कॉलेज, नेशनल एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी किस देश का संगठन है? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यूके और आयरलैंड का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डीएसपी सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग किया जाता है? डीएसपी किसके लिए उपयोग किया जाता है? 52 क्वेश्चन, 52 का आंसर होगा आपका बी, संस्थागत डिजिटल भंडार बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि जो भी 50 में से जितना भी नंबर ला रहे हैं, ख़ास तौर पे जो कमेंट में कर रहे हैं, उनका नाम लास्ट में लिया जाएगा, क्योंकि बहुत लोग हैं कि अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनका मैं नाम लूँगा ज़रूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 53 क्वेश्चन है, सीए कटर एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन में कितने विस्तार हैं? तो सीए कटर के द्वारा 53 का आंसर आपका होगा 7 होगा इसका आंसर। ठीक है, 7 शेड्यूल्स थे, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, करेंट बायोग्राफी का प्रकाशन कौन करता है? 54 का आंसर आपका होगा बी, H.W. विल्सन कंपनी के द्वारा किया जाता है। H.W. विल्सन के द्वारा यह प्रत्येक प्रोफाइल में व्यक्ति के करियर, उपलब्धि, खास तौर पे विस्तृत विवरण होता है, जिसमें आकार का एक फ़ोटो और आगे पढ़ने के लिए संदर्भ शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 55 क्वेश्चन, रिसोर्स शेयरिंग का सबसे आम पहलू क्या है? 55 का आंसर होगा आपका बी, इंटर लाइब्रेरी लोन का इसका मेन इम्पॉर्टेंट है। इंटर लाइब्रेरी लोन किसे बोला जाता है? तो मैं बता देता हूँ। इंटर लाइब्रेरी लोन खास तौर पे कोई भी पुस्तकालय, जिस पुस्तकालय में पुस्तक नहीं हो तो दूसरे पुस्तकालय में हेल्प मांगते हैं, उस पुस्तक को मांगते हैं और लोन के तौर पे कुछ दिन के लिए फिर उसके पास वापस करना पड़ता है, तो उसी को इंटर लाइब्रेरी लोन बोला जाता है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन्फॉर्मेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो 56 का आंसर होगा आपका ए, सूचना के गणितीय और सांख्यिकी पहलुओं का किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 57 क्वेश्चन है। वीडियो को बहुत ही कम लाइक हो रहा है, ज़रूर आप लोग लाइक कीजिएगा। चलिए 57 क्वेश्चन, डीडीसी के किस संस्करण में पहली बार फिनिक्स शेड्यूल्स प्रस्तुत किया जाता है? मैं बता देता हूं कि ये ऐसा ही क्वेश्चन आपसे कई बार सवाल में पूछा ही जाएगा। तो 57 का आंसर होगा आपका बी, 16वां संस्करण में किया जाता है। ठीक है, 16वां संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो 1958 में प्रकाशित हुआ था। एक फिनिक्स शेड्यूल एक ऐसा शेड्यूल होता है जिसमें पूरी तरह से नए सिरे में विकसित किया रहता है। ठीक है, 16वां संस्करण में रसायन विज्ञान, खासतौर पे रसायन विज्ञान 540 के लिए एक प्रसिद्ध फिनिक्स शेड्यूल शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए, डेटा क्यूट्स पत्रिका किस क्षेत्र से संबंधित है? 58 का आंसर आपका बी, सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर उद्योग से है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 59 क्वेश्चन है, पुस्तकालय में हानि की स्वीकार दर का निर्धारण कौन करता है? तो आपका इसका आंसर होगा 59 का आंसर आपका बी, पुस्तकालय प्राधिकरण या समिति करता है। चलिए आज का 10वां सवाल है। 60 क्वेश्चन होने वाला है। ओपन एक्सेस का पहला मुख्य उद्देश्य क्या है? ओपन एक्सेस का पहला मुख्य उद्देश्य क्या है आपके लिए? तो मैं बता देता हूँ, खासतौर पे इसका ओपन एक्सेस का मुख्य उद्देश्य आपका बी होगा, शोध प्रकाशनों, तर्क मुक्त और अप्रतिबंधित ऑनलाइन पहुंच प्रदान करना। चलिए कुछ जान लेते हैं ओपन एक्सेस के बारे में। आप ये जान लीजिए, इसमें खुला प्रवेश प्रणाली बोला जाता है। ठीक है, जो आपको सर्कुलेशन सिस्टम के समय आपको ये दिखेगा, तो ये याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए 61 क्वेश्चन आज का मैं बता देता हूँ। ये प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है आपका, और 25 क्वेश्चन जो आपका स्पेशल यूनिट वाइज पढ़ाया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक सिलेबस का एक नोट्स इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए उसका क्लास का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा आप। 61 क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके लिए? प्रोक्सिमिटी ऑपरेटर्स का उपयोग किसमें किया जाता है? तो 61 का आंसर होगा आपका, इसका उपयोग खास तौर पे बी, उन्नत डेटाबेस के लिए खोज के लिए किया जाता है। ये ऑपरेट उपयोगकर्ताओं को खोज शब्द के बीच निकटता या स्थान निर्देश करने की अनुमति देता है, जिसमें खोज परिणाम अधिक प्रासंगिक बनाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका खास तौर पे इनका उपयोग बुलियन ऑपरेटरों जैसे एंड और नोट, ठीक है, नोट के साथ मिलकर अधिक सटीक और परिष्कृत खोज राजनीति बनाने में के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 62 क्वेश्चन, इफ्ला की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इफ्ला की स्थापना आपका हुआ था, और सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर होगा एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड में हुआ था। और इफ्ला का स्थापना 1927 में हुआ था। अब इफ्ला का मुख्यालय अब पूछा जाएगा कि अब कहाँ है इफ्ला का मुख्यालय, तो आप बता सकते हैं द हेग में है। 2 क्वेश्चन इसका बनता है कि जब इसकी स्थापना हुआ था तो उस समय ये कहाँ था? तो स्कॉटलैंड में था, एडिनबर्ग में था। और अब कहाँ है? तो द हेग में है। इफ्ला का उद्देश्य पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय समझ और सहयोग, चर्चा, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्लास कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। 63 क्वेश्चन, CC: क्लासिफिकेशन, पोस्टीरियोराइजिंग
कॉमन आइसोलेट PCI किससे जुड़े होते हैं? तो 63 का आंसर होगा आपका उपयुक्त में से सभी PME से जुड़े हुए रहते हैं। खास तौर पे PMEST का उपयोग सबसे पहले किसने लाया था? तो आपको पता होना चाहिए, डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा लाया गया था। P का पर्सनालिटी, M का मैटर, E से एनर्जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 64 क्वेश्चन, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन माला की स्थापना किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? 64 का आंसर सबसे पहले जान लीजिए, माला की स्थापना आपका 31 जनवरी 1928 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और 64 का आंसर आपका C होगा, डॉक्टर रंगनाथन और KP कृष्ण स्वामी अय्यर थे। तो कृष्ण स्वामी अय्यर का क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, चलिए विस्तार से समझते हैं। डॉक्टर रंगनाथन इसके संस्थापक और सचिव थे और माला के मध्य में महत्वपूर्ण पहले की पुस्तकालय विज्ञान में पाठ सामग्री, प्रकाशन, पुस्तकालय कानून, वकालत शामिल है। और कृष्ण स्वामी अय्यर आपका एक प्रमुख वकील और शिक्षक थे और ख़ास तौर पे पहले अध्यक्ष थे जो उन्होंने संगठन को महत्वपूर्ण समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान किया था। ठीक है, अब पहले अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ISBD का सबसे पहले फुल फॉर्म इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफी डिस्प्यूटेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 65 का आंसर होगा आपका A। यह विभिन्न देशों में ग्रंथ सूची और विवरणों में एक रूपता लाने के लिए है। तो 65 का इम्पोर्टेंट रहेगा। ISBD किसके द्वारा लाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, इफ्ला के ही द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए 1.1 लाइनर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं अनुरोध करूंगा कि जो मैं स्पेशल यूनिट वाइज लाने वाला हूं 25-25 क्वेश्चन, उसको ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत ही फ़ायदा करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिंटेड मटेरियल्स का विपरीत क्या है? 66 का आंसर होगा आपका प्रिंटेड का B होगा, इसका आंसर गैर मुद्रित सामग्री है, गैर मुद्रित सामग्री है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 67 क्वेश्चन, प्रसिद्ध प्रबंधक और विचार हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल तो पता है, सबसे पहले 14 सिद्धांत किसने दिया था? तो हेनरी फेयोल ने ही दिया था। इसका आंसर पूछ रहा है 67 का आपका आंसर होगा, ये इसका सिद्धांत का उपयोग के लिए कार्य का विभाजन के लिए किया जाता था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 68 क्वेश्चन आज का, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को किसने वित्त पोषित घोषित किया था? तो खास तौर पे 68 का आंसर होगा शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं चलिए इसका बता देते हैं उद्देश्य, तो आगे बढ़ेंगे। इसका उद्देश्य देश भर के सभी शिक्षण और डिजिटल शैक्षणिक संस्थानों का मुख्य पहुंच प्रदान करना रहता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 69 क्वेश्चन, रंगनाथन के कैनन ऑफ कॉन्टेस्ट का क्या अर्थ है? तो 69 का आंसर होगा आपका B, शब्दों का अर्थ उनके संदर्भ में निर्धारित होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोग ज़रूर, मैं अनुरोध करूंगा कि उस वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। वीक में हो सके तो 3 से 4 ही दिन वो क्लास स्पेशल चलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बुक इन प्रिंट का प्रकाशन कौन करता है? तो 70 का आंसर होगा आपका B, R बाउड करता है। ठीक है, 70 का आंसर आपका B है, R बाउकर करता है, सॉरी। ठीक है, और बुक इन प्रिंट एक महत्वपूर्ण ग्रंथ सूची उपकरण है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में उपलब्ध पुस्तकालय के उपयोग के लिए प्रदान करता है। तो ये याद हो जाना चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 71 का क्वेश्चन है, ब्रेडफोर्ड का नियम किससे संबंधित है? ब्रेडफोर्ड का नियम 71 का आंसर B होगा, किसी विषय पर लेखों का विभिन्न पत्रिकाओं का विवरण से प्रस्तुत है। आगे बढ़ते हैं 72 क्वेश्चन, PRECIS
किसने विकसित किया था? तो 72 का आंसर होगा आपका बी, डेकेर ऑस्टिन ने विकसित किया था। ठीक है, ये खास तौर पे एक विषय अनुक्रमणिका प्रणाली है जो एक दस्तावेजों के विषय को एक स्ट्रिंग्स या शब्दों के अनुक्रम के रूप में व्यक्त करती है जो इसे संदर्भ को बनाने रखती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 63 क्वेश्चन है, पुस्तकालय में कैरियर कॉर्नर स्थापित करने का उद्देश्य क्या है? 63 का आंसर आपका होगा बी, कैरियर और रोजगार संबंधी जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए 74 क्वेश्चन है, ओपन सोर्स इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है 74 का? तो 74 का आंसर है आपका सी, आपका हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा एवरग्रीन से संबंधित है। ठीक है, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ओपन एक्सेस का उदाहरण एवरग्रीन एक ओपन सोर्स इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम है। इसका उपयोग सार्वजनिक और शैक्षणिक पुस्तकालय में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 क्वेश्चन, आज का 75 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन कंप्लीटेड है। चलिए क्या बोल रहा है 75 क्वेश्चन, ट्रांसलिटरेसी का अर्थ क्या है? तो 75 का आंसर होगा आपका ट्रांसलिटरेसी का आंसर आपका सी होगा, विभिन्न संचार माध्यमों में पढ़ाने, लिखाने और बातचीत करने की क्षमता से है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं खास तौर पे इसलिए मैं बता रहा हूँ, वो 25 क्वेश्चन इसलिए महत्वपूर्ण है कि बीपीएससी में भी आपका वो काम आने वाला है, वो बीपीएससी के लिए स्पेशल पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो उसका इंतज़ार जरूर कीजिएगा, एस्टेट के साथ वो बीपीएससी में आपका बहुत ही मदद करेगा। आगे बढ़ते हैं 76 क्वेश्चन, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो 76 का आंसर होगा आपका बी, 2000 में लागू किया गया था ये अधिनियम आपका स्पेशल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 77 क्वेश्चन आज का, सीसी में ऑटो वायस डिवाइस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो 77 का आंसर होगा आपका ए, एक ही मुख वर्ग के विभिन्न पहलुओं को एक साथ लाने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 78 क्वेश्चन आज का, 78 क्वेश्चन, DNB डिक्शनरी ऑफ नेशनल बायोग्राफी किस देश के प्रसिद्ध व्यक्तियों के जीवनी को प्रदान करता है? तो 78 का आंसर आपका होगा बी, यूके के प्रसिद्ध व्यक्तियों के लिए करता है। DNB का शुरुआत कब हुआ था? तो 1885 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, यह ब्रिटिश इतिहास के लिए या अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण व्यापक संदर्भ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 79 क्वेश्चन, रंगनाथन के अनुसार एक विश्वविद्यालय पुस्तकालय में प्रति 50 छात्रों परिसंचरण अनुभाग में कितनी व्यक्ति होनी चाहिए? तो 79 का आंसर होगा डी, यह पाठक द्वारा जारी और लौटाई गई पुस्तकों की संख्या पर निर्भर करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण आंसर था आपका ये। आगे बढ़ते हैं 80 का, वर्निंग कॉन्वेंशन का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो 80 का आंसर होगा आपका बी, बीपो के द्वारा किया जाता है। ठीक है, वर्निंग कॉन्वेंशन जिसे 1886 में अपनाया गया था, लेखक द्वारा संगीत, कवियों, चित्रकार, रचनाकार कार्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कॉपीराइट समझौता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बीपो के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे कि यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो दुनिया भर में बौद्धिक संपदा में सुरक्षा को बढ़ावा देना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 81 क्वेश्चन। 81 क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का पुस्तकालय में क्या अनुप्रयोग हो सकता है? तो 81 का आंसर होगा डी, उपयुक्त में से सभी होगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं 82 क्वेश्चन आज का, 82, पुस्तकालय की प्रसार गतिविधियां का मुख्य रूप से किसके लक्षित करती है? तो 82 का आंसर होगा आपका बी, उन लोगों को जो पुस्तकालय का उपयोग नहीं करते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
इसका आंसर बहुत ही इम्पोर्टेंट था। आगे बढ़ते हैं 83 क्वेश्चन। FRAD फंक्शन रिक्वायरमेंट फॉर अथॉरिटी डेटा मॉडल किससे संबंधित है? 83 का आंसर होगा बी, प्राधिकरण डेटा से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 84 क्वेश्चन। SCIT सोसाइटी लाइब्रेरी कोलकाता की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 84 का आंसर आपका होगा, बहुत लोग गलत ही करेंगे, परंतु इसका आंसर 84 का ए 1784 में बताया गया है। ठीक है, चलिए कुछ विस्तार से समझ लेते हैं तो आप लोग को समझ में आएगा। SCIT सोसाइटी लाइब्रेरी कोलकाता की स्थापना 1784 में की गई थी। यह सोसाइटी के बाद SCIT सोसाइटी ऑफ बंगाल के रूप में जानी जाती है। ठीक है, बात को गौर कीजिएगा। SCIT सोसाइटी कोलकाता की स्थापना 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा की गई थी। इसका मुख्य पुस्तकालय में से शुरू करना एक अभियंतर अंग रहा है। SCIT सोसाइटी लाइब्रेरी भारत में सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण शोध पुस्तकालय में से है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 85 क्वेश्चन आज का। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन विषय शीर्षक के लिए किस सूचीकरण का उपयोग किया जाता है? तो 85 का आंसर होगा बी, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 86 क्वेश्चन आज का। भारत में कॉपीराइट संशोधन अधिनियम हाल ही में किस वर्ष पारित किया गया था? तो 86 का आंसर होगा आपका सी, 2012 में किया गया था। 2012 में। और सबसे पहले जान लेते हैं कि भारत में कॉपीराइट अधिनियम 1957 में कई बार संशोधन किए गए और एक महत्वपूर्ण अपेक्षाकृत हालांकि संशोधन वर्ष 2012 में पारित कर दिया गया था। ठीक है, उसका सबसे पहले कब आया था? तो 1957 में। आगे बढ़ेंगे। DDC के सापेक्ष स्थान रिलेटिव लोकेशन का अर्थ क्या है? तो 87 का आंसर होगा आपका ए, पुस्तकों को विषय के अनुसार एक साथ रखा जाता है चाहे वो सभी कभी भी प्राप्त हुई हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 87 क्वेश्चन हो चुका है आज का। 88 क्वेश्चन। 88 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज के बीच का संबंध क्या है? तो 88 का आंसर होगा आपका बी, डेटा संसाधित होकर सूचना बनाता है और सूचना समझ और अनुभव से ज्ञान बनाती है। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछा जाएगा आपसे। 89 क्वेश्चन। पुस्तकालय में धूरीकरण क्यों किया जाता है? 89 का आंसर होगा बी, कीड़ों और फफूंदी को नष्ट करने के लिए किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 19 क्वेश्चन। केसिंग रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड इवेंट्स क्या है? तो 90 का आंसर होगा आपका बी, विश्व की घटनाओं का एक तथ्य समाचार डाइज्ड और रिकॉर्ड है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 91 क्वेश्चन। इम्पैक्ट किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो 90 का आंसर होगा आपका इम्पैक्ट आपका मुख्य रूप से भारतीय पेटेंट कार्यालय, मतलब इसका आंसर सी, भारतीय पेटेंट कार्यालय से किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोग उस क्लास का इंतज़ार कीजिएगा क्योंकि आपका यूनिट वाई रहने वाला है। सीसी में इंट्रा एरे फैक्ट रिलेशन का उपयोग किसके बीच संबंध दर्शाने के लिए किया जाता है? तो खास तौर पे इसका आंसर आपका बहुत ही इजी आंसर है। 92 का आंसर ए होगा, एक ही पक्ष मतलब फैक्ट को दो विभिन्न आइसोलेट के बीच में करना रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब फेज रिलेशन खास तौर पे 5 प्रकार के रहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 93 क्वेश्चन। लाइब्रेरी 2.0 की अवधारणा किस पर जोर देती है? तो किस पर जोर देती है? तो 93 का आंसर होगा आपका बी, उपयोगकर्ता केंद्रित सेवा, सहभागिता और समुदाय निर्माण के लिए करती है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 94 क्वेश्चन है। पुस्तकालय में संगठनात्मक ढांचे का प्रकार क्या निर्धारित करता है? मैं माफ़ी चाहूँगा, PDF थोड़ा ख़राब बना है। 94 का आंसर बी है, बी होगा इसका आंसर। पुस्तकालय में
अधिकार और उत्तरदायित्व का प्रभाव है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 95 क्वेश्चन, एज इंडेक्स का उपयोग किसके मूल्यांकन के लिए किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि ए होगा इसका आंसर, एक शोधकर्ताओं को प्रकाशनों की उत्पादनकर्ता और उद्धरण प्रभाव दोनों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना किसके सहयोग से हुई है? 96 का आंसर आपका होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका आंसर, बी होगा इसका आंसर, यूनेस्को और भारत सरकार के द्वारा की गई है। चलिए 97 क्वेश्चन है, यूडीसी में कोलन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो यूडीसी में कोलन का प्रयोग आपका 97 का आंसर होगा बी, दो या अधिक उससे यूडीसी नंबरों के संबंध को दर्शाने के लिए किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 98 क्वेश्चन आज का, वर्ल्ड बुक कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये खास तौर पे कॉपीराइट एक्ट 23 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन यूनेस्को द्वारा पढ़ने और प्रकाशन में कॉपीराइट को बढ़ावा देने के लिए घोषित किया गया है। 23 अप्रैल को तारीख को खास तौर पे इसको कॉपीराइट अधिनियम के तौर पे मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 99 क्वेश्चन आज का, पुस्तकालय और समाचार पत्रों में डिलीवरी सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1954 के अनुसार भारत प्रकाशन द्वारा निर्देशित पुस्तकालय पुस्तक वित्तीय करने की समय सीमा क्या होती है? तो आपको पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, 4 जगह देना पड़ता है, ठीक है, और 4 जगह आपको खास तौर पे 1 महीना मतलब 30 दिन के भीतर आपको देना अनिवार्य है, 30 दिन के अंदर आपको देना अनिवार्य है। और कॉपीराइट पेटेंट एक्ट आपको 1954 में पारित हुआ था, ठीक है, 1954 में पारित हुआ था, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको खास तौर पे अब 30 दिनों के अंदर 4 जगह देना अनिवार्य रहता है। चलिए आज का 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ISO 9000 मानक का संबंध किससे संबंधित है? चलिए उनका मैं जो नाम लूँगा कि इसके पिछले वाले वीडियो में जिनका बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है, 50 में कितना नंबर लाए हैं, उनका मैं ज़रूर इसके बाद इस क्वेश्चन के बाद मैं नाम लेने वाला हूँ। चलिए 100 का आंसर होगा आपका बी, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली से संबंधित है, ठीक है। और चलिए उनका नाम लेते हैं जो टॉप 5 खास तौर पे अच्छा नंबर लाने के, जैसे कि सबसे बढ़िया प्रदर्शन अभी खास तौर पे राहुल मिश्रा जी का चल रहा है, दूसरा में दीपांजलि जी का चल रहा है, और दीपांजू का भी चल रहा है, और अनीता जी का भी अच्छा प्रदर्शन चल रहा है, और विवेक जी का भी अच्छा प्रदर्शन चल रहा है। बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस सेट में इन लोग का नाम है कि जो 50 में अच्छा नंबर लेके आ रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जिनका भी कम नंबर आ रहा है वो भी अच्छा नंबर लाने की कोशिश करें, टॉप 5 पे आए। पुस्तकालय में इलेक्ट्रॉनिक्स आर्टिकल सर्विस लॉन्च सिस्टम का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा 51 का आंसर आप, इसका आंसर ए होगा, पुस्तकों की चोरी रोकने के लिए किया जाता है, इसका आंसर ए है, तो इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 52 क्वेश्चन आज का, डिजिटल इमिग्रेट्स किन्हें कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका बी होगा, जो डिजिटल प्रौद्योगिकियों को बाद में के जीवन में अपनाते हैं और उसे सीखते हैं, उसी को डिजिटल इमिग्रेट्स बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 53 क्वेश्चन आज का, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कुकीज वेब ब्राउज़र में क्या करती है? वेब ब्राउज़र में क्या करती है? तो 53 का आंसर होगा आपका ए होगा, इसका आंसर वेबसाइट को उपयोगकर्ता की जानकारी और वरीयताओं को याद रखने में मदद करती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 54 क्वेश्चन आज का, 54 क्वेश्चन, इंडेक्स AICTE कंसोर्टियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 54 का आंसर होगा आपका बी, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थानों को इलेक्ट्रॉनिक संसाधन तक पहुंच प्रदान करना इसका काम है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 55 क्वेश्चन, पुस्तकालय और सूचना प्रणाली पर राष्ट्रीय नीति समिति की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई है? तो 55 का आंसर होगा आपका बी होगा 1985 में 1985 में की गई है, 1985 में की गई है, और इसके अध्यक्ष उस समय DP चट्टोपाध्याय जी थे। और इसका जान लीजिएगा जानकारी कि 1988 में अधिक प्राप्त
अधिकार प्राप्त करने में समिति द्वारा इसका मूल्यांकन किया गया। इसकी सिफारिश की जांच कार्यवाही समूह द्वारा की गई थी 1993 में, मतलब 1993 में इसे अपनाया गया था। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खास तौर पे ये सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली की दी गई है। आगे बढ़ते हैं 56 क्वेश्चन आज का। इंफॉर्मेशन कॉमन्स पुस्तकालय में क्या है? तो 56 का आंसर होगा आपका बी होगा। एक सहयोगिक स्थान को सूचना संसाधनों, प्रौद्योगिकी को और विशेष सहायता के लिए एकीकृत करना रहता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 57 क्वेश्चन आज का। अभिलेखीय प्रबंध अराइवल मैनेजमेंट में प्रोविजनल का सिद्धांत क्या है? तो 57 का आंसर होगा आपका बी होगा। अभिलेखों को उनके मूल निर्माता या स्रोत के अनुसार एक साथ रखना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 58 क्वेश्चन। यूनेस्को का इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम्स किस पर केंद्रित है? तो 58 का आंसर होगा आपका ए, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT अनुपयोग पर है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 59 क्वेश्चन आज का। पुस्तकालय में फॉरवर्ड या प्रार्थनन समानता किसके द्वारा लिखा जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका 59 का आंसर होगा बी, लेखक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति का भी नाम लिखा जाता है, के द्वारा लिखा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन आज का। संगठनात्मक संस्कृति ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या है? तो 60 का आंसर होगा बी, संगठन के सदस्यों द्वारा साझा किए गए मूल्य। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 61 क्वेश्चन। पुस्तकालय में सेवा और गुणवत्ता का आकलन करने के लिए लाइब्रेरी क्यूल मॉडल किसने विकसित किया है? तो 61 का आंसर होगा आपका सी, ARL के द्वारा किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एम्बेडेड लाइब्रेरियनशिप क्या है? तो 62 का आंसर होगा आपका बी, लाइब्रेरियन का एकेडमिक विभागों या अनुसंधान टीमों के भीतर सीधे एकीकृत होकर काम करने का कार्य है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है? आपको कॉपीराइट दिवस पता होगा कि 23 अप्रैल को मनाया जाता है। 12 अगस्त को आपको पता है कि लाइब्रेरियन डे मनाया जाता है। तो 14 नवंबर को भी पता होना चाहिए कि लाइब्रेरी डे मनाया जाता है। तो 30 सितंबर को क्या बोला जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। इसका आंसर बी होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? DDC का मुख्य 00, हम आपको कई बार बता चुके हैं। 00 में आपका समानकृति कंप्यूटर या जनरल नॉलेज आएगा, जैसे कि सी दिख रहा है। 100 में आपका साइकोलॉजी आता है। 200 में आपका रिलीजन आता है। 300 में आपका सोशल साइंस आता है। 400 में आपका लैंग्वेज आता है और 500 में आपका साइंस आता है। जैसे कि आपको पता है 900 तक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। CC में मुख्य वर्ग एक प्रारंभिक संस्करणों में से किसके लिए किया जाता है? तो खास तौर पे 65 का आंसर होगा आपका ए होगा, यूनिवर्सल ऑफ नॉलेज लाइब्रेरियन साइंस के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कटक सैनवॉर्न 3 अंकीय प्रणाली किस पर आधारित है? तो 66 का आंसर होगा ए, लेखक के उपनाम पर आधारित है। लेखक के उपनाम पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 67 क्वेश्चन की रिपोर्ट लिटरेचर की मुख्य विशेषता क्या है? तो 67 का आंसर होगा आपका बी, विशिष्ट शोध या परियोजनाओं के निष्कर्षों की सीमित दर्शकों के लिए प्रस्तुत करती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 68 क्वेश्चन आज का। काउंटिंग ऑनलाइन यूजेस ऑफ नेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स क्या प्रदान करता है? तो 68 का आंसर होगा आपका ए, इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के उपयोग के आंकड़े और रिपोर्टिंग के लिए किया जाता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस है आपके लिए, स्पेशल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शॉर्ट वीडियो में डाल दिया जा रहा है। रोज़ प्रैक्टिस सेट के तौर पे एक क्वेश्चन शॉर्ट वीडियो में है, आप लोग ज़रूर जाके उसका आंसर दीजिएगा कमेंट में, क्योंकि आपके लिए स्पेशल वो प्रीवियस ईयर बिहार क्षमता में जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 60 क्वेश्चन। रंगनाथन ने पुस्तकालय के लिए त्रिमूर्ति संकल्पना 3 कार्ड सिस्टम का विकास क्यों किया है?
क्यों किया? तो उस 69 का आंसर होगा आपका ए, पत्रिका के प्रभावी नियंत्रण और प्रबंधन के लिए किया है। ठीक है, 3 कार्ड याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपसे कई बार पूछा जा चुका है। डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा 3 कार्ड, यह प्रणाली पत्रिका की प्राप्ति, रिकॉर्ड और उपयोग के लिए व्यवस्थित डिजाइन के लिए किया जाता है। इसमें 3 अलग अलग प्रकार के कार्ड शामिल होते हैं। पहला कार्ड याद रखिएगा, पहला कार्ड को रजिस्टर कार्ड बोला जाता है। रजिस्टर कार्ड का मतलब प्रत्येक पत्रिका के लिए विस्तृत विवरण। ठीक है, दूसरा कार्ड देख सकते हैं, दूसरा कार्ड आपको चेक कार्ड बोला जाता है। तो चेक कार्ड किसको बोलते हैं? तो प्रत्येक अंक की प्राप्ति को ट्रैक करने के लिए होता है। अब तीसरा देखिएगा, तीसरा है क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और कैसा लग रहा है क्लास जरूर बताइएगा। 17 क्वेश्चन, INB इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, फुल फॉर्म याद रखिएगा, फुल फॉर्म कई बार पूछा जा चुका है। एजलिक का फुल फॉर्म जो जानते हैं वो कमेंट में करके जरूर बताइएगा, क्योंकि अभी फिलहाल ये DSSB में क्वेश्चन में पूछा गया था। एजलिक का फुल फॉर्म जो जानते हो वो कमेंट में कर सकते हैं, एजलिक। और कब बना एस्टेब्लिश ये भी बता दीजिएगा। 70 का INB इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी प्रविष्टि किस वर्गीकरण पद्धति के अनुसार व्यवस्थित है? INB तो इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी आपका आया है, 70 का आंसर बी होगा, DDC पद्धति पे आधारित है। और INB आपका कब आया है ये इंपॉर्टेंट है। इसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि AC ब्रेडफोर्ड INB खासतौर पे DDC का 23वां वर्तमान के लिए अनुसार व्यवस्थित करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 पॉइंट हम आपको बता दिए और 1 पॉइंट आप बताइएगा कि INB कब बना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 71 क्वेश्चन आज का। क्लास बताइएगा जरूर कैसा लग रहा है आपको। 71 क्वेश्चन, AC ब्रेडफोर्ड का लॉ ऑफ स्कैटरिंग किससे संबंधित है? 71 का आंसर इसका बी होगा, लेखकों का किसी विषय पर विभिन्न पत्रिकाओं में विवरण है। 71 का आंसर होगा आपका। ब्रेडफोर्ड का नियम, जिसे ब्रेडफोर्ड का बिखराव का नियम भी कहा जाता है, बताता है कि किसी विशिष्ट विषय पर अधिकांश लेख कुछ मुख्य पत्रिकाओं में प्रकाशित होती है, जबकि शेष लेख बड़ी संख्या में अन्य क्रम पत्रिकाओं में बिखरे होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको जरूर बताऊंगा। चैन प्रोसीजर्स किसने विकसित किया है? 72 का आंसर होगा आपका ए, एसआर रंगनाथन ने इसे स्थापना किया है, विकसित किया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। 73 क्वेश्चन आज का। 73 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पुस्तकालय में एक्सटेंशन सर्विस का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक्सटेंशन सर्विस के बारे में कई बार सवाल आ चुका है KBS, NBS, DSSB में, तो इंपॉर्टेंट है। 73 का बी होगा, पुस्तकालय की सेवाओं को उन लोगों तक पहुंचाना जो पुस्तकालय नहीं जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक नोटिफिकेशन, जैसे कि हम आपको वीडियो के माध्यम से बता चुका हूं कि नियमावली बन चुका है। ऐसे मैं 10 तारीख को बता रहा था कि 10 तारीख तक आ जाएगा, परंतु लेकिन 2 ही तारीख को आ चुका है, तो बहुत खुशी की बात है। जैसे मैं नोटिस सच जो न्यूज रहता है, तो आप जरूर जाके वीडियो को देखिएगा कि आपका कंफर्म 2 जुलाई को कंफर्म कर दिया गया है कि आपका वैकेंसी आने वाली है, और ए स्टेट सबसे पहले ए स्टेट लेगी आपको। इस बात को लेकर ध्यान रखिएगा। 150 मार्क्स और कंफर्म कर दिया गया है। जो आप अभी फिलहाल टेस्ट दे रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जनरल वाले को 75 नंबर लाना अनिवार्य है 150 में से, और OBC के लिए 65% मतलब 65 नंबर लाना अनिवार्य है, और SC ST के लिए आपको 60 नंबर लाना अनिवार्य है। और लड़की लोग को, बहुत लोग मेरे स्टूडेंट भी लोग हैं लड़की में, तो उनको 60 नंबर लाना अनिवार्य है 150 में से। 150 नंबर में से आपको 60 नंबर लाना अनिवार्य है।
इस बात को गौर करते हुए मेहनत कीजिएगा आप लोग और मेरे साथ जुड़े रहें। रोज रात 8 बजे प्रैक्टिस सेट चल रहा है आपका। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट नोटिस था आपका। 74 का देखिएगा, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की मुख्य विशेषता क्या है? तो 74 का आंसर होगा आपका बी होगा इसका आंसर। इसका सोर्स कोड उपलब्ध होता है और इसे संशोधित किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट, 75 डिजिटल लिटरेसी में क्या शामिल है? इसका आंसर होगा डी, डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सूचना खोजना, मूल्यांकन करने, बनाने में और संपादन करने की क्षमता है। कल आपका महामैराथन हो सके तो आने वाला है। कल महामैराथन वन लाइनर पोस्टर आने वाला है, तो आप लोग जरूर देखिएगा। स्पेशल बिहार स्टेट को लेकर वन लाइनर मैं लाने वाला हूं। उसको देखने के बाद आप रात में प्रैक्टिस सेट जरूर दीजिएगा, क्योंकि वन लाइनर में आपका कंप्लीटेड पोस्टर रहेगा यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक। इस बात को ज्यादा शेयर करें और कल इंतजार करें महामैराथन का। 76 क्वेश्चन, ई ज्ञान कोश किसका एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडार है? 76 का इसका आंसर होगा आपका सी, इग्नू का है। इग्नू का है ई ज्ञान कोश। इग्नू का एक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय युक्त विश्वविद्यालय बोला जाता है। यह डिजिटल भंडार है। ई ज्ञान कोश इंदिरा गांधी के द्वारा यूनिवर्सिटी के द्वारा विकसित किया गया था। यह इग्नू के स्वयं शिक्षण सामग्री को संग्रहित और प्रसारित करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। इसमें इग्नू के विभिन्न पाठ्यक्रमों से संबंधित पाठ सामग्री, ऑडियो वीडियो को शामिल किया रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 77 क्वेश्चन आज का, सीसी के अग्र ऑफ द क्लासिफाइड कैटलॉग क्या है? 77 का आंसर होगा आपका बी होगा वर्गीकृत भाग और वर्णानुक्रमित भाग को है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग तैयारी में जबरदस्त लग जाएं, क्योंकि कंफर्म नियमावली भी मिल चुका है। बहुत सालों से सुन रहे होंगे कि सर नियमावली बन रहा है, परंतु आज बिहार सरकार द्वारा जारी कर दिया गया है। और हाँ, एक मौका है कि बीपीएससी आपको 5 बार मौका देगी, परंतु 5 बार का आशा मत लगाइए। 14-20 साल के बाद तो होगा, पहली बार आया है तो 5 बार तो भूल जाइए। तो इसलिए मेहनत जोरों धोरों से लगा दें आप लोग। अब मेरे साथ जुड़े रहें, कल महामैराथन क्लास जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैं माफी चाहूंगा कि मैं जरूरी नोटिस था इसलिए मैं बता रहा था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 78 क्वेश्चन, करियर एंड रेफरेंस बुक्स किस प्रकार की जानकारी प्रदान करता है? 78 का आंसर होगा आपका ए, विभिन्न व्यवसायों और करियर के अवसरों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 79 क्वेश्चन, ब्राउन इशू सिस्टम ये किस चीज का प्रयोग लेखक के नाम के लिए किया जाता है? तो 79 का आंसर आपका होगा बी, पुस्तक कार्ड के लिए किया जाता है। पुस्तक कार्ड के लिए किया जाता है। और याद रखिएगा, नीना ब्राउन के द्वारा विकसित किया गया था। यह प्रांशिक प्रणाली 2 मुख्य घटक का उपयोग करती है। प्रत्येक पुस्तक के लिए एक बुक कार्ड और प्रत्येक पाठक के लिए एक रीडर टिकट होना अनिवार्य है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ्ला की स्थापना किस शहर में हुई थी? 80 का। तो आपको पता होना चाहिए कि इफ्ला का 2 मुख्यालय है। अब आप बोल सकते हैं द हेग में है, परंतु इसका क्वेश्चन है कि कहाँ स्थापित किया गया था? तो एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में किया गया था। ठीक है, और उसके बाद स्थानांतरित करके द हेग में अभी फिलहाल ये स्थित है। इसकी स्थापना कब हुआ? तो ईस्वी डेट याद रखिएगा, 30 सितंबर 1927 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के तौर पर रखा गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये खास तौर पे याद रखिएगा, ये इफ्ला पुस्तकालय विज्ञान, सूचना पहुंचाना और संस्कृति विरासत के संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 81 क्वेश्चन, लिंक्ड डेटा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 81 का आंसर होगा आपका बी, वेब पर संरचित डेटा प्रकाशित करना ताकि इसे इंटरलिंक किया जा सके और अधिक उपयोगी बनाया जा सके। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो इंपॉर्टेंट है मैं जरूर बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 क्वेश्चन। 82 क्वेश्चन, बुक मोबाइल किस प्रकार की पुस्तकालय से संबंधित है? 82 का आंसर होगा सी,
सार्वजनिक पुस्तकालय प्रसार सेवा से संबंधित है। ठीक है, बुक मोबाइल का उपयोग सबसे पहले कहाँ किया गया था, ये भी आपका जानना अनिवार्य, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा, इंपॉर्टेंट है। चलिए ACR 2 83 क्वेश्चन देखिएगा। ACR 2 में GMD का सबसे पहले फुल फॉर्म याद रखिएगा, जनरल मटेरियल्स डेजिग्रेशन बोला जाता है, का उपयोग क्यों किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म मैं बार बार बोल रहा हूँ, फुल फॉर्म आपसे स्टेट में 10 से 15 सवाल पूछा जाएगा। तो 83 का आंसर होगा ए, सामग्री के प्रकार को इंगित करने के लिए। ठीक है, आप स्टेट क्वालिफाई कर लीजिए, उसके बाद मैं बीपीएससी के लिए स्पेशल क्लास लाने वाला हूं। बीपीएससी का जीके जीएस भी चल रहा है, आप लोग जरूर देखिएगा। ट्रेड बिब्लियोग्राफी मुख्य रूप से किससे संबंधित है, तो 84 का आंसर होगा बी, पुस्तकालय अध्यक्षों और पुस्तक विक्रेताओं के लिए उपयोगी होता है। आगे बढ़ते हैं 85 क्वेश्चन, डिक्शनरी कैटलॉग किसने तैयार किया है। 85 का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका आंसर सी ए कटर होगा। डिक्शनरी कैटलॉग कब आया है, तो चार्ल्स एमी कटर ने 1876 में चार्ल्स रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग्स का प्रकाशित किया था। यह कोड डिक्शनरी कैटलॉग के निर्माण के लिए विस्तृत प्रदान किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बीपो का फुल फॉर्म याद रखिएगा, तो बीपो का आंसर होगा आपका वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, बीपो की हिंदी में भी याद रखिएगा, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के बौद्धिक संपदा जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन सुरक्षा को बढ़ावा देना रहता है। बीपो की स्थापना कब हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट है। बीपो की स्थापना 14 जुलाई 1967 को हुआ है। बीपो की स्थापना 1967 में हुआ है, 14 जुलाई 1967 को हुआ है। चलिए 80 हो गया है, 87 पे आते हैं अब। डीडीसी टेबल ऑफ प्रेसिडेंस का उपयोग कब किया गया था, तो इसका आंसर होगा आपका ए, जब किसी विषय के लिए एक अधिक मानक उपविभाग लागू होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 88 क्वेश्चन है, साइबरनेटिक्स शब्द किसने गढ़ा है, तो 88 का आंसर होगा ए होगा, नॉर्बर्ट वीनर ने इसका शब्द को गढ़ा है। ठीक है, अमेरिकन गणित थे ये दार्शनिक नॉर्बर्ट वीनर ने अपनी 1948 में पुस्तक को लॉन्च किया था। ये कंप्यूटरनेटिक्स इन द एनिमल एंड द मिशन, इस शब्द का परिचय भी विस्तार से किया था। ठीक है, 89 क्वेश्चन पे आते हैं। 89 क्वेश्चन आपका बोल रहा है, पुस्तकालय में अधिग्रहण अनुभाग का मुख्य कार्य क्या है, तो 89 का आंसर होगा सी, पुस्तक और अन्य पाठक सामग्री का चयन और क्रय करने के लिए। चलिए एटलस में मुख्य रूप से क्या होता है, 90 का आंसर बहुत ही इजी है, मानचित्र का संग्रह होता है। ठीक है, नेस्केयर कैसे बना है, नेस्केयर सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि 2002 में बना है, नेस्कॉम और नेस्डॉक को मिलाकर बना है। ठीक है, 91 का आंसर सी, नेस्डॉक और नेस्कॉम को मिलाकर बना है। 92 क्वेश्चन देखते हैं, सीसी के साथ में संस्करण एनजी आइसोलेट के कितने प्रकार बताए गए हैं, 92 का आंसर होगा आपका, कोशिश कीजिएगा कितना आंसर सही हुआ आपका कमेंट में करके जरूर बताइएगा। सी इसका आंसर होगा, 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विकिपीडिया किस प्रकार का सूचना स्रोत है, विकिपीडिया 93 का आंसर होगा आपका सी, तृतीय स्रोत है। विकिपीडिया यह तृतीय एक सहयोगी रूप से निर्मित विश्वकोश का सूचना स्रोत है। यह तृतीय स्रोत प्राथमिक और द्वितीय स्रोत की जानकारी को संकलित, व्यवस्थित, संरक्षित करना, विश्वकोश सार संग्रह और ग्रंथ सूची इसे उदाहरण है। विकिपीडिया एक ऑनलाइन विश्वकोश है जिसे स्वयं द्वारा सहयोगी के रूप में लिखा और संपादित किया गया है, इसे द्वितीय सूचना स्रोत में ही दिया जाता है। चलिए कोई बात नहीं। 94 है, पुस्तकालय भवन के डिजाइन के लिए रंगनाथन ने कौन सा सिद्धांत अपनाया है, तो 94 का आंसर हो जाएगा बी, कार्यक्रम दृष्टिकोण अपनाया है। 94 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 95 क्वेश्चन, इम्पैक्ट फैक्ट का उपयोग मुख्य रूप से किसने मूल्यांकन के लिए किया है, 95 का आंसर हो जाएगा ए, शोध पत्रिका के लिए किया है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 96 क्वेश्चन, ग्रंथालय स्वरूप किस भाषा में लिखी गई पुस्तकालय विज्ञान की पहली पुस्तक मानी जाती है? तो इसका आंसर होगा 96 का आंसर आपका बी, तेलुगु लैंग्वेज में लिखी गई थी, तेलुगु में लिखी गई थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। आगे बढ़ते हैं 97 क्वेश्चन, यूडीसी अंकगणितीय अंकन का अर्थ क्या है? 97 का आंसर हो जाएगा बी, दशमलव संख्याओं का प्रयोग। 97 का आपका होगा। यूडीसी कब आया? 1905 ईस्वी में आया है। इसमें मिश्रित अंकन का उपयोग किया जाता है। 98 का है, पुस्तकालय में पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? 98 का आंसर होगा आपका सी, पाठकों को नई और महत्वपूर्ण पुस्तकों को प्रचलित करना। मैं इसलिए जल्दी करवा रहा हूं क्योंकि अब मैं 50 क्वेश्चन आधा घंटा में कोशिश करता हूं कि आपका कंप्लीट कर दिया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 99 का, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात इंपीरियल लाइब्रेरी नाम परिवर्तन अधिनियम कब पारित हुआ, जिसके तहत नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कर दिया गया? 99 का आंसर होगा आपका बी, 1948 में कर दिया गया था। 1948 में कर दिया गया था। आज का अंतिम क्वेश्चन 100 क्वेश्चन, और नोटिफिकेशन जरूर देखिएगा, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जो मैं बोलता हूँ वो सच ही रहता है, क्योंकि मैं खास तौर पे अंदरूनी मैं सही नोटिस देता हूँ आपको। मेरे माध्यम से ललिन एकेडमिक के द्वारा आपको सही नोटिस मिलेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 100 क्वेश्चन, 100 का हो जाएगा आपका, क्या पूछ रहा है कि सोसाइटी ऑफ कॉलेज, नेशनल एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी किस देश का संगठन है? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यूके और आयरलैंड का है। एक सबसे बड़ा नोटिफिकेशन है कि आप लोग तैयारी में लग जाए। फॉर्म आपका मैं गारंटी दे रहा हूँ, अभी फिलहाल मैं बात नहीं किया इस बात को लेकर, परंतु मैं सच बता रहा हूँ कि आपका हो सके तो जुलाई के अंतिम वीक, ठीक है, जुलाई ही चल रहा है, 3 जुलाई चल रहा है आज, तो अंतिम वीक के तक आपका फॉर्म का डेट जारी कर दिया जाएगा, और मात्र आपको 20 से 21 दिन तक का फॉर्म का फिल का डेट दिया जाएगा। उसके बाद आपको जुलाई अगस्त तक आपका बीच में 15 अगस्त तक फाइनल करके आपको लास्ट अगस्त तक एग्जाम ले लिया जाएगा स्टेट का। तो आप लोग तैयारी रखें जबरदस्त, और ललिन एकेडमी के साथ जुड़े रहें मेरे साथ। जो भी नोटिस रहेगा आप तुरंत मैं आपको दूंगा, बस आप मेरे साथ जुड़े रहें। और कैसा लगा क्लास जरूर बताइएगा, और कितना सही हुआ नंबर आज का कमेंट में करके बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ।